नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सागर कोचिंग क्लास गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन। क्या? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, मध्य प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो इससे पहले इसे स्टार्ट करें, आइए इससे संबंधित कुछ पहले फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद में अपन इस चीज़ों पर आते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो कि एक भारत के बीचों बीच स्थित स्टेट है। मध्य प्रदेश अपना मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। कौन से है? अगर अपन भारत की बात करें तो ये कौन से उसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने भारत का मैप बना दिया, इतना सा मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला जो नीचे वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये नीचे वाला, ये वाला, इसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप का अर्थ होता है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ और एक तरफ भूमि से लगा हुआ। यानी कि तीन तरफ से तो किससे घिरा हो? वो क्षेत्र पानी से घिरा हो, यानी उसके चारों तरफ समुद्र हो। ठीक है ना। और एक तरफ किससे लगा हो? तो भूमि से लगा हो, यानी कि स्थल खंड से लगा हो। उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश क्या है? एक प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। ठीक है, इसके बाद आइए आगे चलते हैं। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 2000 पहले, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, तो इससे पहले जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय मध्य प्रदेश को नौ भौतिक नौ भौगोलिक या भौतिक विभाजन में किया गया था। यानी कि 9 भौतिक विभाजन किए जा सकते थे इसके। ठीक है, यानी कि 9 भागों में बांटा गया था इसको। कितने भागों में? 9 भागों में। लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अब इसको कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया है? तो 7। कितने? 7। ठीक है, 7 भौतिक विभाजन इसकी कर दिए गए हैं। यानी कि जब इसका विघटन नहीं हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब 9 थे और अब कितने हैं? तो 7 है, यानी कि 2 कम हो गए। ठीक है, और ये 7 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आते हैं अपन मध्य भारत का पठार। कौन सा? मध्य भारत का पठार। दूसरा कौन सा है? मालवा का पठार। तीसरा कौन सा है? तो बुंदेलखंड का पठार। चौथा है रीवा पन्ना का पठार। पांचवा है बघेलखंड का पठार। छठा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और सातवां है नर्मदा सोन घाटी। कौन सी? नर्मदा एवं सोन घाटी। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के 7। ठीक है, मध्य प्रदेश को भौगोलिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का गठन यानी कि विघटन नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय कितने भागों में बांटा जाता था इसे? तो 9 भागों में बांटा जाता था। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं मध्य भारत का पठार। सबसे पहले देखते हैं अपन मध्य भारत का पठार। इसको जानने से पहले 2-3 फैक्ट्स और लिख लीजिए। इसको जानने से पहले मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर फैला पठार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक भूमि पर कौन सा पठार फैला है? तो मालवा का पठार फैला है। ठीक है ना, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा तो मालवा पठार के अंतर्गत आता है, जो कि कितना क्षेत्रफल आता है? तो इसके अंतर्गत तो 28.62% भूभाग पर कौन फैला है मध्य प्रदेश में? तो मालवा का पठार फैला है। कौन? मालवा का पठार। ठीक है, ये यहाँ से लेके ये बना है ना, ये मालवा का पठार है। इसके बाद आते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जो कि मध्य प्रदेश में फैला है। यानी कि ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? तो मध्य प्रदेश का तो 27.92% भूभाग किसके अंतर्गत आता है? तो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहले पे कौन है? मालवा। दूसरे पे कौन है? नर्मदा सोन घाटी। और तीसरे पे कौन आता है? तो अपना सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आती है। कौन सी? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसके अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? तो 11%। कितना? 11%। चौथे पे कौन आता है? तो मध्य भारत का पठार आता है, जिसके अंतर्गत 10.68% भूभाग आता है। ठीक है, इसके बाद आता है बघेल सॉरी यार, तबीयत खराब है थोड़ी सी।
तो रीवा पन्ना का पठार आता है। इसके बाद कौन सा आता है? तो रीवा पन्ना का पठार आता है। रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश में 10.36% क्षेत्रफल पर कौन फैला है? तो रीवा पन्ना पठार फैला हुआ है अपना। इसके बाद आते हैं तो बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड का भाग कितना आता है? तो 7.7%। और सबसे कम कौन सा क्षेत्रफल पर फैला है? तो बघेलखंड का पठार। कौन से? बघेलखंड के पठार, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल, इसके अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? तो मध्य प्रदेश का 7% क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है? तो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। जबकि सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत आता है? तो माला पठार के अंतर्गत आता है। तथा दूसरा कौन है? तो नर्मदा सोन घाटी है। तथा तीसरा कौन सा है? तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। चौथा मध्य भारत का पठार, चौथा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पांचवा ये, छठा और ये सातवां। ठीक है, तो आप बस इतना याद रख लीजिए, ये तीनों याद रख लीजिए कि तीनों क्रम। ठीक है ना। तो माला पठार सबसे ज्यादा, दूसरे पे नर्मदा सोन घाटी और तीसरे पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माला पठार को, सबसे ज्यादा फैला है ना, तो माला पठार देख लेते हैं। माला पठार का निर्माण हुआ कैसे है? माला पठार का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ज्वालामुखी के लावा से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी के लावा से माला पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी के लावा से किस तरीके से अलग हुआ है? आपने सुना होगा, अगर यदि आपने पढ़ा है तो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो अपने ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एक चैप्टर होगा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, मैंने बनाया हुआ वीडियो उसके ऊपर, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है ना। उसमें मैंने पेंजिया क्या होता है, पेंथालासा क्या होता है, इसके बारे में वर्णन किया है। आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके जरूर देखिए, उससे आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब भारत, आपको पता है कि पूरी पृथ्वी पहले क्या थी? एक थी। यानी कि जो आज सातों महाद्वीप देखते हैं, पहले ऐसे सातों महाद्वीप नहीं थे पृथ्वी पे। पृथ्वी के केवल एक ही जगह थी, यानी कि एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया था। यानी कि आज जो पृथ्वी पे जो भी आपके जो भी सातों सात महाद्वीप दिख रहे हैं ना, वो नहीं थे पहले। पहले एक ही जगह थी जिसका नाम क्या था? पेंजिया था। क्या था? पेंजिया। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं अपन? पेंजिया मान लेते हैं, पेंजिया। ठीक है जैसे कि, यानी कि पहले ये नहीं था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है ना, ये नहीं थे पहले। पहले सिर्फ एक ही था और जिसका नाम क्या था? पेंजिया था। ठीक है, इसके बाद में ये जो समुद्र दिखते हैं आजकल आपको, जैसे कि प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, काला सागर, जितने भी सागर हैं पहले एक ही था। और वो जो सारे के सारे जो सागर थे वो एक ही था और उसका नाम क्या था? पेंथालासा। क्या था? पेंथालासा। ठीक है, पेंथालासा। यानी कि जो भूमि थी उसका एक नाम था, क्या था? पेंजिया था। तथा जो समुद्र था उसका नाम क्या था? तो पेंथालासा था। क्या था? पेंथालासा। जब पेंजिया का विखंडन हुआ, जब पेंजिया का विखंडन हुआ, यानी कि ये पेंजिया टूटा, तो पेंजिया दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? दो भागों में। कौन कौन से भागों में? तो एक था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो जो अपना भारत है, यानी कि पेंजिया का क्या हो गया? विखंडन हो गया। पेंजिया दो भागों में टूट गया। एक का नाम रख दिया अंगारा लैंड, दूसरे का नाम क्या रख दिया? गोंडवाना लैंड रख दिया। ठीक है, तो जो भारत है वो किसका भाग है? तो भारत अपना, जो भारत या मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड, आज का जो गोंडवाना लैंड यदि आपको वर्तमान में देखना है तो गोंडवाना लैंड का भाग कहाँ पाया जाता है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, आप मैप देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो क्या है? गोंडवाना लैंड का ही उदाहरण है। यानी कि वर्तमान गोंडवाना लैंड किसको कह सकते हैं अपन? तो अफ्रीका महाद्वीप को कह सकते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप क्या था? गोंडवाना लैंड था। तो अफ्रीका महाद्वीप से ही क्या हुआ? अपना भारत टूट के अलग हुआ। यानी कि भारत पहले किसका भाग था? तो अफ्रीका महाद्वीप का था। किसका? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, यानी कि भारत पहले किसका हिस्सा था? तो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। ठीक है, तो जब भारत अफ्रीका से टूट के अलग हुआ, तो टूट के अलग होने में कुछ क्रियाएं लगती हैं, तभी तो टूटेगा। ऐसे तो है नहीं कि उसे मेरे भारत को मनपसंद मना किया कि नहीं भैया मुझे तो तेरे साथ नहीं रहना, तो मैं तो टूट के अलग हो रहा हूँ या अलग हो रहा हूँ, मैं तो उससे दो भाई हैं तो एक अलग हो गया दूसरा अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ
कि अपनी पृथ्वी के नीचे प्लेटें पाई जाती हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी जिक्र किया था इसका, जब मैंने मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ाए थे। तो पृथ्वी के नीचे क्या पाई जाती है? प्लेटें पाई जाती है। और मैंने बताया था कि प्लेटों में 2 प्रकार की गति पाई जाती है। प्लेटों में कितने प्रकार की गति पाई जाती है? 2 प्रकार की। या तो प्लेटें पास आ रही हो या एक दूसरे से दूर जा रही हो, या तो एक दूसरे के पास आ रही हो या एक दूसरे से दूर जा रही हो। तो हुआ क्या, जो अफ्रीका था यानी कि अफ्रीकन प्लेट थी, जो अफ्रीकन प्लेट थी, अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट यानी कि भारत की जो प्लेट है वो क्या हो गई? टूटने लगी। क्या हो गई? इंडियन प्लेट क्या हो गई? टूटने लगी। ठीक है, इंडियन प्लेट क्या हो गई? टूटने लगी। यदि आपको गोंडवाना लैंड का वर्तमान में भाग देखना है तो वर्तमान में गोंडवाना लैंड कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड के मैं हिस्से बता देता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। क्या थे? ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। अब आप देखोगे वर्तमान में इनके पास में एक भी नहीं है। क्या? एक भी नहीं है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों साल पहले की बातें होती हैं। लाखों करोड़ों साल में ये टूटती हैं, ये प्लेटें आपस में। तो अफ्रीकन प्लेट क्या हुई? इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है वो क्या हो गई? अफ्रीकन प्लेट से टूट गई। अब प्लेट अंदर से टूटेगी तो अंदर क्या रहता है? पृथ्वी में 3 पृष्ठ का, मतलब तीन चीजें, यानी कि पृथ्वी के जब अपन नीचे जाते हैं तो क्या क्या पाया जाता है? तो ऊपर पाया जाता है भूपर पर्टी। क्या कहते हैं? जैसे भूपर पर्टी, यानी कि अपन जिस पे रहते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? भूपर पर्टी। ठीक है, भूमि कहते हैं। भूमि मान लीजिए आप सीधे तौर पे, क्या? भूमि। जब इसके नीचे जाते हैं, यानी कि भूमि से नीचे जाते हैं अपन, तो नीचे आता है मेंटल। क्या आता है? मेंटल। क्या आता है? मेंटल। और मेंटल से भी नीचे जाते हैं तो उसके नीचे आता है कोर। क्या आता है? कोर। यानी कि 3 परतों में से अपन विभाजित कर सकते हैं। कितने परतों में पृथ्वी को? तो 3 परतों में से अपन विभाजित कर सकते हैं। कितने परत हो गई? मान लीजिए ये 3 परत है। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो भाग हुआ, ये ऊपर वाला जो भाग हुआ, जो सबसे कम मोटा होता है ना, वो अपना भूपर पर्टी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भूमि या भूपर पर्टी। ठीक है, भूपर पर्टी। ठीक है, भूमि या भूपर पर्टी, अपन जिस पे रहते हैं। ठीक है, इसके नीचे कौन आता है? तो इसके नीचे आता है मेंटल। क्या आता है? मेंटल। ठीक है, मेंटल के नीचे कौन आता है? तो कोर आता है। कौन आता है? कोर। ठीक है, यानी कि भूपर पर्टी सबसे, ये पृथ्वी के क्षेत्र है। ठीक है ना, पृथ्वी का क्षेत्र है ये। तो भूपर पर्टी सबसे ऊपर, उसके नीचे कौन आता है? मेंटल आता है, और उसके नीचे कौन आता है? कोर। कोर का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है पृथ्वी में। अपन नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तापमान बढ़ता जाता है, तथा जो कोर का तापमान रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और कोर का तापमान और सूर्य का तापमान लगभग समान रहता है। कितना समान रहता है? कोर का और जो सूर्य का तापमान रहता है ना, वो बराबर रहता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे इतनी गर्मी रहती है। तो जो मेंटल है, ये मेंटल है। मेंटल क्या है? मेंटल के ऊपर जो अपनी जो भूपर पर्टी है, यानी कि ये ऊपरी सतह है ना, इस पे अपन रहते हैं, ये मेंटल कैसा रहता है? एक पेस्ट की तरह रहता है। किस तरीके से रहता है? टूथपेस्ट। अपन यूज नहीं करते टूथपेस्ट, जिससे अपन ब्रश करते हैं ना, अपने दांतों की सफाई करते हैं, मुंह की सफाई करते हैं। टूथपेस्ट यानी कि ज़्यादा गाढ़ा सा, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मतलब मीडियम रहता है। टूथपेस्ट मीडियम ही तो रहता है। तो टूथपेस्ट के समान रहता है ये मेंटल जो रहता है। इसके ऊपर जो अपनी भूपर पर्टी है, यानी कि ये ऊपरी वाला भाग है, ये भूमि का जो ऊपरी वाला भाग है जिस पे अपन रहते हैं, ये मेंटल पर तैरती हुई अवस्था में, कैसी अवस्था में? तैरती हुई अवस्था में। किसके ऊपर? भूपर पर्टी मेंटल के ऊपर तैरती हुई अवस्था में। ठीक है, तो जब यहाँ से कभी संवाहिनी तरंगे उठती है, यहाँ से कोर से क्या होती है? संवाहिनी तरंगे उठती हैं। क्या उठती हैं? संवाहिनी तरंगे। ठीक है, ये मान लीजिए ये ऊपर का क्या हो गया? कोर हो गया। इसके नीचे कौन हो गया? मेंटल हो गया। और ये क्या हो गया? कोर हो गया। ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला भूपर पर्टी, ये मेंटल, और ये वाला क्या हो गया? कोर हो गया। इससे क्या होती है? इस कोर से क्या उठती है? तरंगे उठती हैं। क्या उठती हैं? तरंगे उठती हैं, जो कि मेंटल को क्रॉस करते हुए किससे टकराती हैं? अपनी भूमि से टकराती है, यानी कि सतह से टकराती है। और ये तरंगे क्या करती हैं? इससे टकराने के बाद में मुड़ जाती है, यानी कि इस तरफ मुड़ गई और ये इस तरफ मुड़ गई और ये क्या हो गई? इस तरफ मुड़ गई। तो इनसे क्या होता है? इन तरंगों से, यानी कि तरंगे जब उठी और उठने के बाद एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। ठीक है ना, यानी कि उठी कोर से और इधर इधर दोनों भागों, दोनों दिशाओं में बढ़ गई। तो जब ये बढ़ती है तो जो तरंगे क्या करती हैं? खिंचाव पैदा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? खिंचाव पैदा कर देती हैं। दो जो प्लेटें हैं,
प्लेटों के नीचे से टकरा रही हैं और दोनों के एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है। तो ये प्लेट है, मान लीजिए मेरा हाथ क्या है, प्लेट है। जब इन दोनों में नीचे तरंगे टकराती है जो कि दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, तो क्या होगा, ये प्लेटें क्या होंगी, इनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, ये धीरे धीरे क्या होंगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। क्या होगी, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, अब नीचे पृथ्वी से जब ये टूटेंगी तो नीचे क्या पाया जाता है, यानी कि जब ये ऊपर की भूपर पट्टी, जब भूपर पट्टी जो प्लेटें के ऊपर डटी हुई है, ये क्या होगी, टूट जाएगी। मान लीजिए प्लेटें टूट गई हैं, तो नीचे से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। क्या निकलेगा, लावा, जो कि मेंटल में क्या रहता है, लावा रहता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि भूपर पट्टी क्या रहता है, ऊपर तैरती हुई अवस्था में रहता है। तो नीचे से लावा निकलेगा, लावा निकलेगा तो लावा निकल के कहाँ फैलेगा, सतह पे ही फैलेगा ना। क्या फैलेगा, सतह पे ही फैलेगा ना। तो जब भारत अफ्रीका से अलग हो रहा था टूट के, यानी कि ये भारत इतना सा था पहले भारत, तो भारत जब अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था, और ये क्या मान लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप मान लीजिए, ये अफ्रीका मान लीजिए, ठीक है। यानी कि ये अफ्रीकन प्लेट हो गई और ये क्या हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, ठीक है। तो जब ये बीच में से टूटेंगी तो यहाँ से बीच में से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। ये बीच वाली जो ये वाली जो जगह है, ये इस वाली जगह से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। इसको इस तरीके से समझिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपन। मान लीजिए ये दो प्लेट हैं, ये कौन सी हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है। और ये कौन सी हो गई, इंडियन प्लेट हो गई। ये कौन सी हो गई, इंडियन ये कौन सी हो गई, इंडियन प्लेट हो गई। और ये बीच में जो प्लेटें थी वो क्या हो गई, ये इस तरफ चली गई और ये इस तरफ चली गई। तो बीच में से क्या हो गई, टूट गई। तो अब बीच में से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। और लावा क्या करेगा, इन सतहों पर फैल जाएगा। क्या करेगा, लावा इन सतहों पर फैल जाएगा। तो लावा जब फैलता है तो वो कैसा रहता है, काला रहता है। कैसा रहता है, काला। यानी कि जब लावा निकलता है तो आग सा रहता है, यानी कि लाल रहता है। लेकिन जब उस पर पानी, यानी कि जब वो ठंडा पड़ता है तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कैसा होता है, काला पड़ जाता है। तो जो अपना जो माला पठार का जो निर्माण है, वो किसी कारण हुआ है, लावा के कारण ही हुआ है। किसके कारण हुआ है, लावा के कारण ही हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है ये प्रोसेस में बता चुका हूं। तो माला पठार का निर्माण किससे हुआ है, लावा से हुआ है। और लावा से निकलने से जो मिट्टी बनती है, लावा के निकलने से जब लावा जाने की ठंडा हो जाता है तो अपन क्या कहते हैं, इससे जो चट्टानें बनती हैं या मिट्टी बनती है, इससे चट्टानें बनती है, उसे अपन कहते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। कौन सी कहते हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, ठीक है। यानी कि जब लावा ठंडा हुआ और ठंडा होने से जब उसकी चट्टानें बनी तो उसे अपन क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तथा इन चट्टानों के जब टूटती हैं, ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें जब टूटती हैं तो उससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो माला पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी ही पाई जाती है। माफ करना है यार, काली मिट्टी पाई जाती है। अपन इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे अपन कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी के अलावा इसे अपन स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। यानी काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काली मिट्टी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि दक्कन ट्रैप की जब चट्टानें टूटती हैं जो कि लावा से बनती हैं, तो जो चट्टानें टूटती हैं उनसे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसे अपन रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास इसमें जो काली मिट्टी में जो सबसे अच्छी खेती की जाती है वो किसकी की जाती है, तो कपास ही की जाती है। इसीलिए इसे अपन कपासी मिट्टी भी कहते हैं। जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी को कहते हैं, आपने अधिकतर देखा होगा, जैसे कि अपन गुना से हैं, तो गुना किसके अंतर्गत आता है, तो माला पठार के अंतर्गत आता है। गुना को माला पठार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है, पूर्व से प्रवेश द्वार। तो अपने यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है, यानी कि जब गर्मी यानी ग्रीष्मकालीन ऋतु आती है, यानी कि गर्मी होती है, तो उस दिनों में क्या होती है, जो मिट्टी है उसमें काफ़ी मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है। क्या होती है, काफ़ी मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। तो दरारें पड़ जाती हैं तो उसके चलते क्या होता है, ये पानी को अच्छी तरीके से सोख लेती है। क्या करती है,
पानी को अच्छी तरीके से सोख लेती है, क्योंकि उसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता भी किसके पास होती है, तो काली मिट्टी के पास ही होती है। इसे अपन सोता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, यानी कि जुताई किस लिए करते हैं अपन, ताकि मिट्टी अच्छे से पानी को सोख सके। तो ये तो पहले से ही पानी को अच्छी तरीके से सोख लेती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, सोता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ खेती कौन कौन सी होती है, तो कपास की होती है, माला पटार की बात कर रहा हूँ मैं, कपास की, गेहूं की, गेहूं के अलावा गन्ना, सोयाबीन। ठीक है, मालवा पटार को गेहूं की, मध्य प्रदेश की गेहूं की डलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मालवा पटार को मध्य प्रदेश की गेहूं की डलिया भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। माला पटार के अंतर्गत जो जिले आते हैं, माला पटार के अंतर्गत जो जिले आते हैं उसमें से गुना, अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, शाजापुर, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, ठीक है, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, ये जो सारे ज़िले आते हैं इस क्षेत्र के, राजगढ़, ये सारे जो ज़िले आते हैं, सीहोर, ये भी ज़िले किसके अंतर्गत आते हैं, तो माला पटार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, लगभग 16 ज़िले। अब माला पटार का उप विभाजन करते हैं। इसके अंतर्गत सोनवाड़ा का पटार, उमटवाड़ा का पटार, विदिशा उच्च भूमि, सागर पटार और जानापाव की पहाड़ियां इसके अंतर्गत आती हैं, और भोपाल का पटार भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, माला पटार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, माला पटार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, माला पटार की जो पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, माला पटार जिसकी पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करता है, तो माला पटार की जो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है वो सागर का पटार करता है। कौन करता है, तो सागर का पटार क्या करता है, सागर पटार क्या करता है, माला पटार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तथा माला पटार की दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करता है, तो नर्मदा सोनघाटी करती है। कौन करती है, नर्मदा सोनघाटी क्या करती है, माला पटार की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, जबकि सागर पटार क्या करता है, माला पटार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, माला पटार की जो नदियां हैं उनमें कौन कौन सी है, तो चंबल, चंबल हो गई, चंबल हुई, पार्वती हुई, पार्वती, ठीक है, काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध के अलावा बेतवा, बेतवा के अलावा छिप्रा। ठीक है, छिप्रा के साथ और अनेक छोटी बड़ी नदियां रहती हैं। ठीक है, नदियों में पढ़ा चुका हूँ, आप देख लीजिए जाके, चंबल, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, छिप्रा, इन नदियों ने क्या कर दिया है, माला पटार को काफ़ी काट छाट दिया है। मतलब माला पटार क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ कर दिया। क्या कर दिया इनको, इन्होंने क्या कर दिया, नदियों ने इसको काट दिया है। इसीलिए माला पटार जब क्या हो गया, एक उबड़ खाबड़ हो गया। कैसा हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया, क्योंकि इन नदियों ने माला पटार को काफ़ी ज़्यादा काट दिया है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। मालवा पठार, मालवा पठार जो है, मालवा पठार का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो यही है कि मालवा पठार की जो प्रमुख फसलें हैं वो सोयाबीन हो गई। ठीक है, मालवा पठार की जो जलवायु है, मालवा पठार की जलवायु को फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, कौन, फाहियान, चीनी आद्रिता, एनसोंग फाहियान, आपने सुना होगा, उनका नाम हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो फाहियान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया। क्या किया है, तो फाहियान ने मालवा पठार की जलवायु को, मालवा पठार की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया है। विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु, सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया है। किसने बताया, तो फाहियान ने बताया। फाहियान ने, जो कि कब आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, तो
फाहियान भारत आया था। ये कहाँ का था? तो चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था एक, ठीक है। तो फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया था, ठीक है। मालवा पठार को कर्क रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मालवा पठार क्या करती है? मालवा पठार को कर्क रेखा क्या करती है? कर्क रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। मालवा पठार का जो सबसे प्रमुख पर्वत है वो कौन सा है? तो मालवा पठार का सबसे प्रमुख पर्वत का नाम क्या है? तो विंध्य पर्वत है। कौन है? विंध्य पर्वत, ठीक है। विंध्य पर्वत क्या है? मालवा पठार का सबसे प्रमुख पर्वत है, ठीक है, मालवा पठार का। अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं। मालवा पठार का जो निर्माण हुआ था वो क्रेटेशियस काल में हुआ था। कौन से? क्रेटेशियस काल में, ठीक है, या क्रेटेशियस काल या इयोसीन काल। कौन सा? क्रेटेशियस काल या इयोसीन काल। क्रेटेशियस काल या इयोसीन काल में किसका निर्माण हुआ था? तो मालवा पठार का ही निर्माण हुआ था, ठीक है। मालवा पठार गंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र के बीच में विभाजक रेखा का काम करता है, ठीक है। जल विभाजक रेखा का काम करता है। क्या करता है? जल विभाजक रेखा का काम करता है, यानी कि गंगा नदी का अब्बा तंत्र और चंबल नदी का अब्बा तंत्र के बीच में क्या करता है? मालवा पठार जल विभाजक का काम करता है। अब्बा तंत्र क्या होता है? उसमें एक मेन नदी होती है, जैसे कि नर्मदा क्या हो गई? मेन नदी हो गई, तथा इसकी अन्य सहायक नदियों को मिलाकर क्या बनता है? एक अपवाह तंत्र बनता है, ठीक है। यानी कि इसकी अन्य सहायक नदियां और एक मेन नदी, उसको सभी को मिलाकर क्या कहते हैं अपन? अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये था मालवा का पठार। मालवा पठार के बाद में अब देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार अपन कल पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए माफ़ करना, सॉरी। इसके आगे देखेंगे अपन अगले वीडियो में। जब भी अगला वीडियो आएगा तो अपन बाकी के सारे इन सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे विस्तार से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करा करें यार, और लाइक करें। धन्यवाद।